हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आवर झारखंड एजुकेशनल चैनल। और आज आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वन शॉर्ट रीजन। और आपको सब पता होगा वन शॉर्ट रीजन में आपको क्या करेंगे। तो वन शॉर्ट रीजन में आपको बताने वाले हैं कि चैप्टर 1 दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको आप बोलते हैं विद्युत आवेश एंड क्षेत्र। इस चैप्टर से आपका कितना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो आपको होता है इंतजार कि सर डेरिवेशंस कौन सा आता है। तो मैं ये करके सबको डिस्कस करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले बताता हूँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर सेंड कर दो जिनका एग्जाम की तैयारी अब तक अच्छे से नहीं पाया है, या जिनको लगता है कि लास्ट टाइम में वो अपनी चीज़ों को कैसे रिवाइज करे। तो रिवाइज करने क्या आना है, झारखंड एजुकेशन चैनल पर पढ़ो, कहीं से भी, कहीं से कोचिंग करो, कहीं ट्यूशन करो, कॉलेज करो, स्कूल करो, लेकिन वन शॉट के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का यानी किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, इसे बोलते हैं चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ एनी मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, जो कि विच इज ड्यू टू विच, जिसे कारण ये प्रोड्यूस करता है, ये उत्पन्न करता है, या फिर एक्सपीरियंस करेगा, या फिर ये फील करेगा, है ना। एक्सपीरियंस करेगा मतलब ये फील करेगा। क्या फील करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि विद्युत एंड चुंबकीय आप बोलते हैं इफेक्ट को वो क्या करता है, वो फील करता है ना, उसके प्रभाव को वो फील करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये नहीं आता है, क्या आता है तो याद रखना कि दो टाइप के चार्ज होते हैं ना, दो टाइप के चार्ज होते हैं। जो इंपॉर्टेंट आता है आपका पहला बात यहां से, दो टाइप के चार्ज जो कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां जो पूछा जाता है वो डायरेक्टली जो आपका पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा यहां से एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा तो ये बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो याद रखना जब भी आपसे कहा जाए पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में जब भी पूछा जाता है तो एक पॉइंट याद रखना कि हमेशा हम इलेक्ट्रॉन के टर्म बताते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म बताएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या बॉडी की, तो पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी होगा जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उससे क्या बोलते हैं, उससे लोग बोलते हैं, उस चीज को लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो किसे कंपेयर में, प्रोटॉन कंपेयर में। लेकिन हमेशा क्या बात करेंगे, हमेशा बोलना इलेक्ट्रॉन के टर्म में, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। आपको बोलते हैं ऋणात्मक आवेशित बोलते हैं, ऐसा हिंदी में। चलो दो वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ कभी कभी, ताकि जो हिंदी में की है, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, उनको भी बातें हमारी समझ आए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगला इंपॉर्टेंट आएगा तो यहां से पूछा जाता है, एक बता दिया। अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आपका आता है इसका यूनिट, है ना। तो यूनिट याद रखना, यूनिट भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ एक बार तो को नोट करते जाना, और अपना अगर आपने अपनी नोट कॉपी हो तो वहां भी जाए तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आप इसको देख के समझ जाना। ठीक है, तो एसआई क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है, वो हमारा कुलम्ब होता है। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ना, डायमेंशन भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमेंशन भी कभी कभी आपको इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, वो हमारा 80 होता है। बात समझ आ गया, दो टाइप चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इसको ना। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बॉडी को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं दो टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। रखना अगर दोनों अपोजिट चार्ज यानी एक प्लस और एक माइनस, अगर एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो ऐसे बॉडी क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। अट्रैक्शन मतलब खींचना। ठीक है, लेकिन अगर दोनों पे सेम टाइप का चार्ज हो जाए, मतलब एक प्लस दूसरा प्लस, तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर जाएंगे। वैसे नेगेटिव चार्ज भी क्या करता है, रिपेल करता है। बात समझ आ गया, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब आपको थीमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाए। बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले अगर अभी तक बात समझ आई है तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना है ना, और कमेंट तो आपको एंड में करना है कि आपको कैसा लगा, वो कमेंट आप एंड में करोगे, लेकिन लाइक तो अभी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब जो बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स भी आता है, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएगा तो वो न्यूमेरिकल्स आपका कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और कहीं ना कहीं थीमा से क्वेश्चन में भी आपसे पूछा सकता है। तो फिर बात करते हैं, पहला चार्ज क्या है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। इसको अदिश राशि और आप कुछ सदिश राशि बोलते होगे, मुझे इसलिए नहीं पता है अभी, बस याद रखना कि चार्ज क्या है,
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आप कैसे कैसे प्रेजेंट करते हो, तो मैंने कहा या तो एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे बॉडी नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाएगी, है ना, डिफिशिएंसी मतलब होती है कमी, तो अगर कमी हो जाएगी तो बोलेंगे बॉडी कैसा चार्ज है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ आ गया यहाँ तक? तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था आपको पढ़ने के लिए, बात करते हैं चार्ज ही ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी एक चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे होगा? एक तो होता है कंडक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, बहुत मेथड है। कि एक कंडक्शन मतलब इसको चालक, है ना, मतलब एक दूसरे के बॉडी के कांटेक्ट में लिया तो हो जाएगा। ठीक है, एक को बोलते हैं फ्रिक्शन, बोलते हैं घर्षण के थ्रू भी होता है, और एक और मेथड होता है उसको बोलते हैं इंडक्शन ना, इंड्यूशन, मतलब इसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा फिर भी बॉडी चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ए चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर बॉडी, देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। अच्छा, ट्रांसफर कौन होता है रखना, चार्ज ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। चार्ज कौन सा ट्रांसफर होगा, तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा कौन ट्रांसफर होता है, तो ओनली चार्ज, यानी चार्ज जो भी ट्रांसफर होगा, यानी ट्रांसफर दैट मीन्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स होता है, बाकी और कोई ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ आ गया? आते हैं अलग जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, यानी अगर एक चार्ज होगा तो उसमें मास भी होगा, उसमें द्रव्यमान भी होगा, है ना। मतलब अगर एक आवेश होगा तो उसमें द्रव्यमान भी होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि आवेश क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, आपको ही पता हो पहले से। तो अगर चार्ज जा रहा है या चार्ज आ रहा है, मतलब कि मास भी जा रहा है और मास भी आ रहा है, तो चार्ज यानी चार्ज के साथ हमेशा मास जुड़ा हुआ रहेगा, चार्ज के साथ हमेशा मास जुड़ा हुआ रहेगा, दिमाग में बैठा लो। आते हैं अच्छा क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है ना, लिख लेता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल्स भी आता है। लिखता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी आप बोल सकते हैं ड्यू टू विच, दैट मीन्स ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज प्रेजेंट बाय ई। यहाँ से बोल सकते हो एनी चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, वो बात याद रख लो, ये Q इक्वल टू एनी, यानी किसी भी चार्ज Q को आप n टाइम्स ऑफ E के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर n क्या होगा, n आपका पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू एनी। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें Q गिवन रहेगा 1 कूलम, फेमस क्वेश्चन है जैक बोर्ड का, 1 कूलम पूछते हैं, तो पूछते बताओ 1 कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो Q इक्वल टू एन हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। एन आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाएगा, है ना। एन क्या है, एन ही को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूछते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाता है। ठीक है, और ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की होती है चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होती है, तो ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली आपसे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई ई, जो आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एक बार, और आता ही आता है, जैक बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। तो जैक बोर्ड का मुझसे लिख लो क्या क्या पूछा जाता है, वो कंफर्म क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा वो क्या पूछेगा जैक बोर्ड, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और लास्ट में आता है इसको बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है कि चार्ज इज कंजर्व होता है, मतलब चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब एक मेथड इसका और भी होता है ना, इसको लोग बोलते हैं कि साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो एट द सेम टाइम उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो दोनों का एक साथ आप जनरेट कर सकते हो, है ना। तो दैट मीन्स वी कैन क्रिएट साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज प्लस बनेगा उतना ही चार्ज नेगेटिव बनेगा एक साथ, ये पॉसिबल है ना। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज बनेगा ऐसा नहीं है ना, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ। तो लिख सकते हो क्यों, है ना, लिख सकते हैं बोथ प्रोड्यूस, है ना, बोलते हैं बोथ प्रोड्यूस, है ना, बोथ प्रोड्यूस, ऐसा बोल सकते हो एट द सेम टाइम, और लिख दो बोथ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, लिखते हैं ना साइमल, स्पेलिंग का ध्यान देना आपको, बस मतलब होना चाहिए एक बोलते हैं क्या, एंड इक्वल अमाउंट, है ना, एंड इक्वल अमाउंट, मतलब जितना प्लस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रेट होगा। ये आपसे एमसीक्यू में देखो ना, कहीं कहीं जैक बोर्ड हमेशा पूछता है। बात समझ आ गई यहां तक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो यहां आता है कूलम्स लॉ, है ना। तो कूलम्स लॉ को आप एक बार डेफिनेशन से पढ़ लेना, है ना, कूलम्स लॉ का एक बार आप परिभाषा पढ़ लेना। कूलम्स लॉ क्या होता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, है ना, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, है ना, दो चार्ज के यानी दो आवेश के बीच में लगने वाला
स्थिरवैद्युत बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो समानुपाती होता है किसके, दो चार्ज के गुणनफल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। और क्या होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि ये वित्त अनुपाती होता है किसके, दोनों आवेश के बीच के दूरी के स्क्वायर के, है ना, यानी उसके वर्ग के, ठीक है। एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, है ना, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग में, यानी उसी की दिशा में लगेगा, यानी दोनों चार्ज को जोड़ देना, दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो एक लाइन बन जाएगा, उसी लाइन के आगे पीछे ये क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा। इसलिए इस चार्ज को क्या बोलते हैं, इस टाइप के फोर्स लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव दोनों याद रखना, है ना। सेंट्रल मतलब ये केंद्रीय बल होता है, और कंजर्वेटिव का जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है इसको जाकर सर्च कर लो यूट्यूब गूगल पे ना कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कहा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर तो क्या है, मैंने कहा दिया आपको यहाँ पर दो चार्ज Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कह रहा है कि उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, है ना। बाकी यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। मान लिया दो चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस R है और F उनके बीच का फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कहा वो Q1 इंटू Q2 मतलब दोनों के आवेश के गुणनफल के इक्वल होगा, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू K Q1 Q2/r², ठीक है, जहां पर K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसको इसकी वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो ब्लैक बोर्ड पूछता है वो आपको डायरेक्टली MCQ में पूछेगा ना। कभी कभी पूछेगा आपसे वो ε0 की वैल्यू कितनी है, तो ये भी लिख लेते चलो। तो जो वैल्यू होती है ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इसकी वैल्यू होती है वो आई थिंक 8.85 होती है इंटू 10⁻12 होती है, आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है ना। इसकी वैल्यू होती है, और इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे याद रखना, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और यहां से क्या पूछा जाएगा, यहां से आपका डायरेक्टली आता है वो MCQ आता है, जिसमें न्यूमेरिकल्स आता है छोटा छोटा। आपने देखा होगा, मैंने इसको बहुत बार अप्लाई भी किया है। अगर आपने मेरा MCQ का सीरीज देखा होगा जो मैंने आपको कराया, नहीं देखा जाकर चेक कर लो, तो वहां पर मैंने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, है ना। F इक्वल टू K Q2/r², तो यहां से न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। और K की वैल्यू होता है, और ε0 की वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर करता है। इसके बाद चेक करना, आई थिंक 10⁻12 भी होता है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। बात समझ आ गया यहाँ तक। तो आज करते हैं, अब हम अगला टॉपिक की बात करते हैं। अब बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखता है, बताते हैं, है ना। यहाँ से आप कुछ खास जानने के लिए बराबर करना। एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश, है ना। इसको रेखीय आवेश डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, है ना, रेखीय आवेश घनत्व। हिंदी वाले मीडियम लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं ना। इसको सेकंड वाले क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और लास्ट वाले का बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व बोलते होंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ओनली पॉइंट नंबर 2 इज द इंपॉर्टेंट, है ना। इसको यूनिट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इक्वल होता है आवेश डिवाइड बाय लेंथ, यानी चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। और इसका यूनिट क्या होता है, ये होता है इसका यूनिट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इसको बोलते हैं चार्ज को जब डिवाइड कर देना आप किससे, एरिया से, यानी आपको क्षेत्रफल से डिवाइड कर देना। इसका यूनिट होगा वो यूनिट क्या बन जाता है, इसका यूनिट बनता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। और लास्ट में बोलते हैं हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से नोट करते हैं, क्या बोलते हैं, रो, है ना, RHO रो। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होता है वो कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। तो ये है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना, डायरेक्टली आपसे MCQ में यहाँ पर पूछा जाता है। और डेरिवेशन में हम यूज भी करते हैं, डेरिवेशन में हम तीनों को यूज करते हैं। आई थिंक मेनली हम फर्स्ट को और सेकंड को यूज करते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। तो इतना याद रखना, बस इतना, ठीक है। जहाँ पर हम जब बताएंगे डेरिवेशन में, तो इसको हम जहाँ पर डेरिवेशन में आएगा वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। तो वहाँ पर आपसे पूछना मत सर कहाँ से आया, आपको मैंने पहले बता दिया, 3 पॉइंट को लिखते हो।
और मैं बताता हूँ, जब भी आप अगर मेरा वन शॉट रीजन देखा तो चीज़ों को लिखते चले जाओ ना, इन शॉर्ट में जो मैं पॉइंट इंपॉइंट कर रहा हूँ उनको लिखते चले जाओ। बाकी तो आप यहाँ पे वीडियो देखे रहे हो, आपका नोट्स अपना पढ़ाई है, या फिर अपने नोट्स में इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, टिक कर लो ऐसे ना, इससे क्या होगा आपको पढ़ने में ईजी होगा। चलो अब बात करते हैं मैं अगला टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट एनी स्पेस में बी डिफाइंड एज, अब क्या डिफाइंड करना है इसको से बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, कहता है ये वो फोर्स है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, है ना। तो बोलते हैं इट इज ए फोर्स दैट ए यूनिट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यह एक फोर्स है ना, जो एक यूनिट धनात्मक चार्ज क्या करता है, आवेश करता है, जो उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, उस चीज को फील करेगा, है ना। एक्सपीरियंस फील को आप देख सकते हैं, वो महसूस करेगा जब उस पॉइंट पर वो रखा जाए, यानी जब उस क्षेत्र में वो रखा जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं सिंपल आता हूँ क्या लिखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। बस इतना याद रखना, मतलब कि मान लो अगर यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है ना, तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया पी, तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू दिख रहा है आपको कौन सा है, क्यू ये आपका चार्ज होगा, और आर ये क्या होगा, आर ये डिस्टेंस होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका अब क्या रखना आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं हर बार देखा होगा जब मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ तो आपको दिखेगा ना कि जो मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ और एमसीक्यू कराता हूँ जो मेरा वन शॉट रीजन आता है, उसमें देखोगे बड़ा कॉमन चीज मिलता है कि वो हर एक चीज आपको मेरे वन शॉट रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आता है कि इसका यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलम, और क्या होता है वोल्ट पर मीटर ना, दोनों होता है, तो आपको दोनों याद रखना है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। अगला इंपॉर्टेंट होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं आयाम, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं, इसको मतलब बोलते हैं आयाम बोलते हैं ना। इसको लिख लेता हूँ, चलो कभी कभी मैं थोड़ा, मुझे अगर हिंदी याद होता है तो मैं लिख लेता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, इसे आप आयाम बोलते हो, ठीक। दूसरी बात रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश या सदिश कुछ बोलते हैं, है ना, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, कंफ्यूज होता है मेरे को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन उधर ही होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इससे यानी चार्ज से दूर। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इतनी होगी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन पूछोगे सर इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये नीचे आ जाता है ना। तो दोनों आपको रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो चार्ज से दूर जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, उसी की ओर होगा, यानी टुवार्ड्स होगा, ठीक है। तो दोनों का एरो का डायरेक्शन आप क्या तो देख सकते हो, है ना। ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो चलो यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन मतलब दिशा के बारे में। वैसे जैकबोर्ड इतना आपसे नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ ना, ये बताता है डायरेक्शन को लेकर, ठीक है। यानी टुवार्ड्स ना, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। बात समझ आ गया, वेक्टर बता दिया, सब कुछ बता दिया, आई थिंक कुछ है नहीं। अब बात करते हैं, अब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होती है, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, तो किसी भी चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। यानी किसी भी आवेश से निकलने वाली, है ना, विद्युत रेखाएं को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। बात समझ गया हिंदी मीडियम वालों को। क्या कहता है कि ये ओरिजिनेट हो, मतलब ये निकलेगा कहाँ से, ये निकलता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। ओरिजिनेट मतलब निकलता है, ओरिजिन मतलब ओरिजिन वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और टर्मिनेट कहाँ करेगा, हम हमेशा नेगेटिव चार्ज पे, यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी ओर आएंगे, यानी टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होंगी, तो अंदर की ओर आती है। तो नेगेटिव चार्ज में अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से जाएगा बाहर तो नेगेटिव चार्ज पे अंदर आएगा। ये पहला पॉइंट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरा वन सर्टिजन भी रखना, मेरे जो वन सर्टिजन आएगा उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, और देखना सब कुछ अच्छे से लिखा होता है ना, आपको सब कुछ एक एक चीज क्लियर होता चला जाएगा, वो लिखावट वो ना सब कुछ अच्छे से, क्या वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहता दे नेवर क्रॉस इच अदर, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। दे नेवर क्रॉस इच अदर मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आए, है ना। ये ऐसा करना मतलब ये काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है, बोले सर इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा लिखना गलत है ना। ये कभी नहीं काटती, तो ऐसा आता है ये मतलब ये चीज़ गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना, ऐसा बनाना गलत है।
ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 लिखता है दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, मतलब कि बात करें पॉइंट नंबर 3 की, ये कभी भी इस टाइप का लूप नहीं बनाएंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा लूप नहीं बनाएंगी। ये भी क्या है, अगर किसी ने ऐसा बना दिया तो ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है ना। और आपको एमसीक्यू में देखा होगा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत होता है, तो दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ये कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है ना। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, दे नेवर क्रॉस इच अदर, ना काटेगी ना गोल गोल चक्का बनाएंगी। द नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका मतलब होता है कि किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है। मान लो मैंने एक चार्ज बनाया Q1, ठीक है, इसमें से इसमें से कितनी फील्ड निकल रही है, 3 4 निकल गए, ठीक। मैंने एक बनाया Q2, ठीक है, इसमें से फील्ड कितनी निकल रही है, तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8। पूछोगे होता है इसमें कौन बड़ा है ना। तो कहता था नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब मान लो मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया पॉटी चार्ज का, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर जा रही है इसलिए। तो कहता है कि इच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा लाइंस होगी वो बताएगा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कि वो चार्ज कितना बड़ा है। तो इसमें कौन सा चार्ज बड़ा है, तो जिसमें से ज्यादा लाइंस निकल रही है। तो पहले लाइन में कितनी लाइन निकल रही है, 4 लाइन निकल रही है। दूसरे में से कितनी लाइन निकल रही है, 8 निकल रही है। तो कौन बड़ा होगा चार्ज, दैट मीन्स कि दिस इंप्लाइज बोल सकते हो कि Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है इसलिए। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन निकलेगी बोलोगे चार्ज उतना ज़्यादा बड़ा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है फील्ड लाइन निकलती है उतना चार्ज बड़ा होता है, किसा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। क्वेश्चन 5 6 8 ना 5 पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एंड स्टार्ट्स नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी सरफेस होगा ऐसे, है ना, अगर कोई सरफेस होगा तो ये सरफेस पे कहता है कि हमेशा परपेंडिकुलर। अगर मान लो अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस हमेशा निकले कैसे, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल कितना होगा हमें सरफेस के साथ, हमेशा 90 डिग्री होगा ऐसे, है ना। हमेशा कितना होगा, हमेशा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये सही है ना। हमेशा कितना एंगल होना चाहिए, हमेशा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और अंदर नहीं होता है, इसके अंदर नहीं होगा। फील्ड लाइन क्या होगी, ये फील्ड लाइन जो भी होगी ये उसी सरफेस से बाहर निकलती है, अंदर में मतलब फील्ड के अंदर फील्ड लाइन बन गई, ऐसा नहीं। अगर एक कंडक्टर है, अगर चार्ज है तो चार्ज कहाँ से, क्या सरफेस से निकलती है। और एंगल कितना बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मली। नॉर्मल मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आता है, ये कहता है कि हमसे कि इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। ये आपके लिए पढ़ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, इतना आपके लिए पढ़ना नहीं है इतना, ठीक है। और एक चीज कहता है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। मतलब कि जितना ज़्यादा लाइंस होगी उतना ज़्यादा आपका बोलोगे मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा है, ठीक है। यानी किसी एक एरिया से जितना ज़्यादा फील्ड निकलेगी बोलोगे वहां पर वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मतलब कि कहने का मतलब होता है कि क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड डिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट वीक फील्ड। क्राउडेड लाइन का मतलब होता है कि मान लो अगर ये फील्ड है ना, यहाँ पर इस इतने एरिया में से कितनी फील्ड बन गई, 4, ठीक। हमने और यहाँ पर बताओ कितनी फील्ड बन रही है, 2। तो कौन स्ट्रांग है, तो बोलेंगे ये स्ट्रांग फील्ड है, क्योंकि है ना, इसे बोलेंगे स्ट्रांग है, ये बोलेंगे वीक है। वीक का मतलब होता है कमजोर फील्ड है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इतने ही एरिया में से, मतलब इतने एरिया मैंने यहाँ लिया, इतना ही एरिया मैंने यहाँ भी लिया, कहाँ पर फील्ड लाइन ज़्यादा है ना। अगर मैंने दोनों में अगर एरिया एक समान एरिया लिया है तो कहाँ किस एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइन आ रही है, तो पहले वाले में फील्ड लाइन ज़्यादा बन रही है। इसलिए क्या बोलेंगे, पहले वाला फील्ड कैसा स्ट्रांग है, दूसरा वाला फील्ड कैसा है, वीक है। यानी किसी एक फिक्स एरिया से फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी तो बोलेंगे वो स्ट्रांग है, और किसी फिक्स एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर कम निकलेंगी तो बोलेंगे वो वीक है ना। तो क्राउड मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला एरिया, वो कहा था हमारा फर्स्ट केस था, है ना। डिस्टेंट लाइन्स मतलब होता है दूर दूर, है ना। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। तो अगर लाइन अगर दूर दूर होंगी तो क्या होगा, लाइन अगर दूर होंगी तो वो क्या होगा, वीक फील्ड होगा, मतलब कमजोर फील्ड होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, ये 7 था हमारा। पॉइंट नंबर 8 कहता है टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है ना, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो अगर ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इस पॉइंट पर कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो कहता है उस पॉइंट पर एक ड्रॉ करो टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट पर ड्रॉ क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, यानी एक पॉइंट से टच करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा। सो ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ये बताएगा दिशा के बारे में, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के
डायरेक्शन के बारे में बताता है हमें। पॉइंट नंबर 9 कहता है दे आर इमेजिनरी लाइन्स, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब ये इमेजिनरी है, कोई रियल नहीं, ये सत्य नहीं है, ये झूठा लाइन है ना। हम बनाते हैं, ऐसा होता नहीं है रियल में, है ना। हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसका कोई फिजिकल एक्सटेंट नहीं है, मतलब ये फिजिकली, मतलब ये रियल लाइफ में नहीं होता है ना। ये रियल लाइफ में नहीं होता है, इसका मतलब यही हो गया ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी लाइन्स बोलते हैं। बात समझ आ गया। चलो अब कुछ बात करते हैं यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको 1-2 पॉइंट और लिख लेता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, याद रखना कि, है ना। एक पॉइंट बताते हैं कि मान लो अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो गया, एक चार्ज हो गया नेगेटिव, ऐसा रखा है, तो इसकी फीलिंग्स कैसे बनेगी, है ना। इसकी फीलिंग्स कैसे बनेगी, तो पॉजिटिव से निकलता है, पता है, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, मैंने पहले बताया ऊपर में पॉइंट नंबर 1 में, ठीक। और सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब ऐसे भी आने चाहिए, सच दैट कि एंगल कितना बना हमेशा 90 डिग्री, और पॉजिटिव निकलेगा तो नेगेटिव पे टर्मिनेट भी होगा, ऐसा, है ना। तो ये भी एंगल कितना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। फिर फिलेंस ऐसी जाएगी बाहर, यहाँ पर क्या होगी, इंटर करेगी ऐसे नेगेटिव पे, तो नेगेटिव पे आएगा, पॉजिटिव से बाहर जाएगा तो लेकिन नेगेटिव पे आएगा। तो फिर फिलेंस ऐसे ऐसे बनती है ना। फिर ऐसे बना लो, और फिर ऐसे बना लो, और बहुत सारी बन सकती है। ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, बाहर की जाने वाली, है ना। नेगेटिव बनाओगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर लाइन्स कहाँ आएंगी, फिर लाइन्स अंदर क्यों आएंगी, क्यों, क्योंकि एक चार्ज प्लस था, एक चार्ज हमारा माइनस है, इसलिए। तो एरो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। इतनी बात थी जो हमें इलेक्ट्रिक फिलेंस में आपको बतानी थी, इंपॉर्टेंट था। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल तो बोलते हैं ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं एक बार हिंदी में लिख दूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है एक सिस्टम यानी दो इक्वल मतलब एक समान और मतलब विपरीत आवेश वाले दो चार्ज को एक बहुत ही कम दूरी पर रखा जाए, तो ऐसे चीज को, ऐसे सिस्टम को शायद आई थिंक आप लोग हिंदी में निकाय बोलते हैं ना, हिंदी में। चलो मैं कुछ मुझे भी याद है। इस निकाय को यानी सिस्टम क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। पूछता व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है डायपोल, ठीक है, ठीक। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये गुणनफल होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्ज, किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल, एंड ये गुणनफल होगा किस चीज का, एक तो चार्ज को उसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब मेरे पास एक चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज हो गया पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या है, इक्वल भी है लेकिन ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि दोनों क्यू क्यू था इसलिए इक्वल था, और एक माइनस है एक प्लस है इसलिए क्या हो गया, ये हो गया ऑपोजिट। एक चार्ज माइनस होगा तो एक चार्ज प्लस होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एक प्लस क्यू तो एक माइनस क्यू। और इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्यू इंटू डी, यानी इस क्यू को डी से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या मिल जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, है ना, ठीक। अब ये क्या होता है, ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये क्या होता है, ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर मतलब इसका एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहाँ होगा, तो ये हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, है ना। मतलब ये ऋणात्मक चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, कहाँ मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इधर से इधर डायरेक्शन होगा। ये होता है डायरेक्शन किसका, है ना, नेगेटिव से रखना। बहुत इसको हम यूज करने वाले हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को एरो बना दो, नेगेटिव से स्टार्ट करना, पॉजिटिव पे एंड कर देना, है ना। बाहर में ये फील्ड लाइंस नहीं है, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होता है, LTA, है ना। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। कूलम मीटर इधर, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ से क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये भी पॉइंट हो गया। इसका डायमेंशन होता है LTA होता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। कूलम का यूनिट होता है AT और मीटर का होता है L, इसलिए बन जाता है ये LTA, है ना। तो जो TA है वो यानी AT, जो TA यानी AT है वो चार्ज का है, और L हमारा मीटर का डायमेंशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, यानी ये सब सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए MCQ के लिए। बात याद आएगा अच्छे तरीके से।
ठीक है। इसका एक और यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिबाई, है ना। डिबाई इज ए प्रैक्टिकल यूनिट, मतलब रियल लाइफ में जब इसको हम यूज करते हैं तो हम लोग डिबाई यूज करते हैं। तो इसको भी याद रखना कि डिबाई यूनिट एक बार पूछा गया है जैकबोर्ड में, नॉट पूछा गया है, ये एक बार के मॉडल सेट में क्वेश्चन लिखा हुआ था, आया तो नहीं है लेकिन मॉडल सेट के में एक बार क्वेश्चन लिखा। तो इसको भी आपको रखना है कि इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, एक कूलम मीटर तो होगा ही होगा, साथ में डिबाई भी इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है, मतलब जो हम व्यवहारिक यूज यूनिट जो हम इसको यूज करते हैं। बात समझ आ गया। आते हैं अब इस पे क्या करना है, तो इंपॉर्टेंट आता है, ये आता है आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स आपका यहां से स्टार्ट होगा, है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपका डेरिवेशन होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने डेरिवेशन किया है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बाकी एक बार जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप सुनते चले जाना, है ना। डायपोल के यानी द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, एक्सिस मतलब ऑन द एक्सिस मतलब होता है, इसको बोलता है, इसको हिंदी बोलते हैं अक्षीय पॉइंट पर, है ना। इसको बोलते हैं अक्षीय, है ना, अक्षीय बिंदु पर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कहता है कि मान लो हमने दो चार्ज लिया, क्या लिया, एक लिया माइनस क्यू, एक लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक। अब डेरिवेशन अच्छे से करना, एक चार्ज माइनस क्यू हो गया, एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है ना। इनके बीच की दूरी मैंने क्या लिया, यहां पर जो मैंने इनके बीच की दूरी लिया है, ये टोटल दूरी कितनी है, यहां से यहां तक जो टोटल दूरी है वो मैंने इसको लिया है 2l, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ओ है, ओ इच क्या है, ओ इसका बीच वाला बिंदु है, बीच वाला हो जाएगा, तो इधर में एल हो जाएगा, है ना, इसके पहले एल हो जाएगा और इसके आगे भी एल हो जाएगा, तब जाके टोटल लेंथ कितना हो जाए 2l। इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर ओ बिंदु से हम आर डिस्टेंस जाते हैं आगे, है ना। आर डिस्टेंस आगे जाने पर हम एक पॉइंट चूज करते हैं पी। क्या चूज किया हमने, एक पॉइंट पी चूज किया। हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको हम कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं जो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमें क्या करते हैं, हमें इस पी पॉइंट पे क्या करना है, इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब कितने चार्ज है यहाँ पर, देखो दो चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक। अब कुछ पॉइंट को मेरी बात को ध्यान सुनना, है ना, जो मैं आपको अभी पहले कुछ देर पहले आपको बता कर था। पहला बात तो ये बताया था कि याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज है ना, दो चार्ज कौन कौन सा है, एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है। तो पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख लो, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू E1। मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, किसी बात कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हम जो बात कर रहे हैं वो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये प्लस क्यू, ये वाला पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है पॉइंट। तो देखो इस आर में से, इस पूरे आर में से, देखना एरो को, ये हाइलाइटर को, इस आर में से इस एल को घटा दो, है ना, इस पूरे आर में से एल को घटा दो, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, है ना। तो आर माइनस एल करोगे तो आपका ये लेंथ आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था प्लस क्यू चार्ज के चलते। अच्छा, और प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो ये चार्ज प्लस है, तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इससे हमेशा दूर जाता है, तो ये E1 हो जाएगा, ठीक। बात समझ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे दूर जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इससे दूर होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो E1 की कितनी होगी, के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो गया, आर, ये आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये E1 आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी विद्युत, यानी माइनस क्यू आर के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, E2 होगा, ठीक। अब देखो माइनस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट से कितना दूर है, मुझे पी पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पी पॉइंट पर। तो देखो ये यहां से यहां तक, है ना, माइनस क्यू से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना है, तो माइनस क्यू से लेकर ओ तक का डिस्टेंस एल है ना, माइनस क्यू से ओ तक का डिस्टेंस एल हो गया, और ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है, वो आर है। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस तो हो जाएगा एल प्लस आर, है ना, एल प्लस आर। तो इसको लिख लिया आर प्लस एल, एल प्लस आर बोलो चाहे आर प्लस एल बोलो, बात बराबर है, ठीक है। इसका हो जाएगा क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो डायरेक्शन में को ध्यान देना है। तो ये चार्ज कैसा है, चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेगेटिव चार्ज के होता है ना, जो हो जाएगा वैल्यू E2। तो E1 E2 मैंने कहाँ से लिखा है, इन बातों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैंने ये E1 E2 कहाँ से लिखा है, ठीक है, ये E1 E2, ठीक है। तो जो मैंने E1 E2 किस लिखा, बात समझ आ गया यहाँ पर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ध्यान देखो तो एक E1 आगे चल रहा है, E2 पीछे चल रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है, मतलब विपरीत है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा, वो EA के इक्वल होगा। EA क्यों लिख रहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें एक्सियल पॉइंट, है ना, हम बात करें ऑन द एक्सिस पॉइंट, मतलब इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक हम सिंबल यूज कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, EA यूज कर रहे हैं।
तो ई इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, ठीक है। कौन ज़्यादा होगा, E1 ज़्यादा या E2, है ना। ये E1 ज़्यादा है या E2, तो देखो ये पी पॉइंट किसके नज़दीक है, तो ये पी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के नज़दीक है, तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किसका होगा, जिसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो जो नज़दीक है, तो नज़दीक कौन है, आपका प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो E1 था, तो लिखा E1। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि E2 पीछे लग रहा है, इसलिए लिखा माइनस n, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो वो घटाना पड़ेगा, तो माइनस E2, है ना। अब क्या क्या, दोनों दोनों ऊपर से दोनों वैल्यू पुट कर दिया, के क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर। और इसको मैं सिंपल क्या है, सॉल्व किया है ना। सॉल्व करने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ साइड में, है ना। यहाँ देखो, इसको साइड में कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हो, है ना, फिर यहाँ से ये स्टेप में आना, ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा ये आर, देखो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। ये बन जाएगा आपका के क्यू इंटू आर प्लस एल, है ना। क्या क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, के क्यू से ये वाला आर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के क्यू, अब इस जो माइनस के क्यू के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, ये आर माइनस एल का होल, कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। और क्या करना है, अब आपको करके सिंपल सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पर, अगर आपने के क्यू ले लिया कॉमन, के क्यू के ले लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना, माइनस हो जाएगा ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, तो डिवाइड बन जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सॉल्व करना चाहो तो ये के क्यू, और इसको आप सिंपल ओपनिंग कर लो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो हमें माइनस को पहले लिखा लिया है, तो ये बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। साइन सबका चेंज क्यों हो गया, मैंने यहाँ पर सबका साइन चेंज क्यों लिखा है, इसे लिखा है क्योंकि इसके आगे में एक साइन था यहाँ पर माइनस, इसलिए, है ना। इसे सबका साइन ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये बन गया प्लस, इसलिए, ठीक है। एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ काटा काटे होने वाले यहाँ पर ना, जो काटा दिखता है, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बन जाएगा, बन गया के क्यू इंटू 2rl एंड 2rl ऐड कर दो, 2rl प्लस 2rl कितना बन गया, 4rl, जो यहाँ लिखा हुआ है, तो के क्यू हो गया एंड टू 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस में का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लो, तो एक चार्ज हो गया हमारे पास प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी थी वो 12 थी, ठीक। तो क्यू इंटू 12 करेंगे तो आपका डेप्लोमेंट आ जाएगा, ठीक। यानी यहां पर हम चाहे तो और इसको ऐसा लिख सकते थे, एक लिखते हैं 2kq, है ना, इंटू, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते थे, इसको लिखते थे 2 इंटू के, है ना, इंटू क्यू इंटू 2l इंटू आर, है ना, डिवाइड बाय लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फोक हमने क्या लिखा, फोक में लिख दिया 2 इंटू 2 लिख दिया फॉर्म में, के क्यू भी यहां लिखा हुआ, अभी भी के क्यू लिखा हुआ है, एल भी है, ये वैल्यू बन जाएगा पी, क्योंकि पी का कितना, क्यू इंटू 2l होता है, ठीक। तो बन जाएगा 2kpr बन गया यहां से, यानी यहां से क्या बन गया 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए लेंथ से, अगर ये आर बहुत बड़ा है ना, अगर जिम करो कि ये अगर ये आर लेंथ, अगर ये आर डिस्टेंस सेंटर से बहुत दूर है, बहुत आगे, किससे कंपेयर में, इस लेंथ, इस डायपोल के लेंथ के बराबर में, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, इसको हम क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप चाहे तो अगर होगा तो हम बोल सकते हैं, है ना, तो इसको हम क्या सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिंपली आप आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। और यानी नीचे में क्या करना, नीचे में आप इसके जगह क्या करना, आपको सिंपल क्या करना है कि इसके जगह आपको क्या लिखना है, इसके जगह आपको लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर पहले से तो बन जाएगा आर का पावर 4,
है ना, क्या बन जाएगा आर का पावर 4। जो लिखते हैं इस स्टेप आपको लिख देते हैं आपको यहाँ पर ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ के बाद क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो कि ई ए की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगा 2 kpr डिवाइड बाई हो जाएगा आर का पावर 4, है ना, क्योंकि इसकी जगह आपने लिख लिया आर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर पहले से था बाहर में आर पावर 4। अब क्या होगा, ये आर स्क्वायर जाएगा ऊपर कट के, नीचे एक कट गया तो 3 बच गया, तो क्या बच गया, यह बन गया ई इक्वल टू 2 kp डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछा जाता है। तो एक या तो 5 मार्क्स में इसका आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा वो कर लेना, और इस फॉर्म लिख लेना, और इसको वेक्टर फॉर्म में वैसे लिखते हैं। तो ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये इसका आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट रखना कि इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो द नेट डाइलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो अगर डाइपोल मैंने कहा कि एक माइनस क्यू यहां था, ये हमारा प्लस क्यू था, और ये पी का डायरेक्शन होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया है ई नेट, जो हमने ई लिखा है, इसका डायरेक्शन भी इधर ही है ना। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी इधर ही होगा तो ये भी इधर ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। बात समझ जाएगा यहां तक। चलो अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ फ्लो, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, मतलब कि एक डाइपोल का जो मेन पॉइंट होगा, मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट के से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको बोलते हैं ना कि उस लाइन से, आपको डायग्राम में कहता है हमें एक हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है ना, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, वो हमें गिवन है 12। जब आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ जो डिस्टेंस हमने क्या लिया, हमने यहाँ डिस्टेंस लिया वो एल प्लस एल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो हो जाएगा 12। वो इसका मिड पॉइंट है, और कहता है कि इसके मिड पॉइंट से ऊपर जाते हैं और ऊपर एक पॉइंट लेते हैं पी, है ना। इस पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है क्या, इस पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, टोटल कितना होगा, ठीक है। और इस लाइन को ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ऑब्वियस बात देखो, हमारे पास दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो पहले बात करिए प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज का इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया, ये डिस्टेंस तो आर था, यहाँ से ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है, वो आर है, ठीक है। ओ से पी तक का डिस्टेंस हमारा आर हो गया, और ओ से जहाँ पर क्यू चार्ज लिखा है प्लस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस कितना है, एल है। तो ये एक्स हो जाएगा, और एक्स के लिए किसके बोलिए, एक्स की वैल्यू होगी वो रूट ओवर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वैसा इधर भी हो जाएगा, माइनस क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस देखोगे तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगा, और ये भी एक्स के लिए सेम ही होगी। अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ई, और डायरेक्शन कहाँ होगा, तो मैंने कहा था प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, हमेशा प्लस क्यू चार्ज से दूर, ऐसे जाएगा दूर, ऐसे ऊपर, तो ये इवन हो गया। सो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इक्वल टू इवन ना, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इवन। तो इवन के लिए किसको कहते हैं, इवन इक्वल टू हो जाए के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस हमारा एक्स था, इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। तो डिस्टेंस हो जाएगा के इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। सिमिलरली जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, वो नीचे की ओर होगा, टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर नेगेटिव चार्ज होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके लिए हमने E2 लिखा। तो इक्वल टू कितना हो गया, तो इक्वल हो गया के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है कि मान लो अगर ये एंगल थीटा है ना, याद रखना अगर ये एंगल यहाँ का अगर एंगल हमें थीटा माना है, तो ये एंगल थीटा है, तो याद रखना कि ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक। अब थोड़ा अगर आपने वेक्टर पढ़ा है अच्छे से, तो अगर आपने वेक्टर पढ़ा तो पता है, ध्यान देना यहाँ पर कुछ बातों को, कि ये इवन है ना, तो ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा ना, ये सारा एंगल कितना है, थीटा 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 है, ये बात याद रखते ना डायग्राम से, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस साइड आएगा, है ना, एक साइड ई ए, मतलब एक इस इवन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा E1 cos थीटा, ठीक। एक कंपोनेंट इसका ऊपर चला जाएगा इधर, जिधर थीटा होता है ना, याद रखना जिस साइड में थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, उधर कंपोनेंट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग E1 cos टर्म आता है, और इसके इस साइड कौन सा होगा, इधर होगा E1 sin थीटा। सिमिलरली अगर ये E2 है, ये थीटा है, तो जिधर थीटा आएगा उधर कौन सा आ जाएगा, उधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लोग बोलते हैं E2 cos थीटा। तो E2 cos थीटा भी क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। और E2 sin थीटा कहाँ आएगा, एक आएगा नीचे,
ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर नीचे। तो इस लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 विल कैंसिल ईच अदर। मतलब ये जो E1 sin थीटा और E2 tan थीटा क्या होगा, ये दोनों करेगा तो इसको कैंसिल आउट। एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल गेट एडेड, एंड जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इक्विटोरियल पॉइंट पर, तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो अब यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन भले अलग हो लेकिन दोनों का देखोगे मैग्नीट्यूड बराबर था। क्यों? क्योंकि एक था KQ बाय एक्स स्क्वायर, दूसरा भी क्या था KQ बाय एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सिंस E1 E2 इक्वल है तो हमने क्या लिखा, E1 cos थीटा पर E2 cos थीटा क्या लिखा, जहां पर E2 लिखा था इसको हमने E1 लिखा। अगर E2 का अगर E1 लिख लोगे तो यह बन जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो ऐड होकर बन जाएगा 2 E1 cos थीटा। ठीक, अब बात करते हैं cos थीटा कहां पर होगा, तो cos थीटा के लिए एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर, आपको ना सिर्फ समझाने के बता रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम हमें देखना, कौन सा डायग्राम दिखाते हैं यहाँ पर, है ना, ये डायग्राम देखो, देखो ये थीटा है ना, ये थीटा है, ये R है, ये X है और ये L है। तो cos थीटा का क्या होगा, तो cos थीटा का होगा L बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस डिवाइड बाय कर्ण, है ना, बोलते हो ना, इसको बोलते हैं ना आधार डिवाइड बाय कर्ण बोलते हो। तो L डिवाइड बाय X हो जाएगा cos थीटा, तो इसका होगा L डिवाइड बाय X, और X कितनी थी, X की थी रूट ओवर R स्क्वायर पर L स्क्वायर। तो जहां पर लिखा है cos थीटा, है ना, जहां पर लिखा है cos थीटा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, उस cos थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, तो E1 की जगह तो हमने पुट कर दिया KQ बाय एक्स स्क्वायर, और जहां लिखा था cos थीटा उसके जगह हम क्या लिखना पड़ेगा, उसके जगह लिखना पड़ेगा L डिवाइड बाय, उसको लिखना पड़ेगा L डिवाइड बाय X। ठीक, तो यहाँ पर तो L डिवाइड बाई एक्स पुट करोगे तो ये बन जाएगा L डिवाइड बाई एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से है, और cos थीटा इक्वल टू जब L बाई एक्स पुट करोगे, ये L बाई एक्स लिखोगे तो ऊपर एक L आ जाएगा, नीचे एक्स एक और आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से था तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा एक्स क्यूब। बात समझ आ गया यहाँ पर। अब एक्स को आप क्या सकते हो, देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा एक्स, इस एक्स को आप चाहो तो ऐसा भी तो लिख सकते थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, मतलब होता है पावर होता है 1/2, तो हम इसको लिखना पड़ेगा पावर 1/2, और सिंपल देखोगे यहाँ पर पहले से क्यूब है तो क्यूब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/2 ना, पावर कितना बन जाएगा, पावर बन जाएगा, ये पूरा पावर बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 3/2, दिख रहा है यहाँ पर 3/2। ठीक, और अभी हमें पता है कि मैंने भी क्या बताया, कुछ पहले आपको बताया था, एक टर्म भी बताया था कि जब भी आप डायपोल का फॉर्मूला क्या था, तो डायपोल पी का फॉर्मूला होता है, वो होता है Q इंटू 2L, 2L मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, है ना। देखो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या लिखा है, L प्लस L 2L हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो K इंटू, है ना, तो यहाँ पर 2 इंटू Q इंटू L, इसको मैंने क्या लिख दिया P, तो बन जाएगा KP डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। अगर R बहुत बड़ा हो L से, अगर R बहुत बड़ा हो L से, तो दिन से हम क्या कर सकते हैं कि R स्क्वायर, है ना, हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम चाहो तो नियरली इक्वल लिख सकते हैं R स्क्वायर। ठीक है, इस L स्क्वायर को हम गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, इसको देखो गायब कर दो। ठीक, तो जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू फिर से बन जाएगी, दिस इंप्लाइज आपका जो E की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इक्विटोरियल पॉइंट पर, वो बन जाएगा आपका KP था पहले से, ठीक है, और ये बन जाएगा R स्क्वायर टू द पावर बन जाएगा 3/2। ठीक, अब यहाँ देखोगे कि ये 2 से 2 का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा KP डिवाइड बाई R क्यूब, तो बन गया KP डिवाइड बाई R क्यूब। और वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो KP, है ना, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड जो आपको लिखना है एग्जाम में, ये होता है, और मैंने इसका एक बनाया इसका वेक्टर फॉर्म, है ना, एक और मैंने लिखा है, ये इसका लिखा है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म में जब आपको लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस KP डिवाइड बाय R क्यूब होता है। क्यों, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग है। वो क्यों, देखो देखो ये डायरेक्शन हमारा -Q से +Q चार्ज क्यों चलते हैं, तो ये हमारा डायरेक्शन आता है डायपोल मोमेंट का P, ये डायरेक्शन है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इधर आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पर E की वैल्यू, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट चलता है, इसलिए बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं तो हमें यहाँ पर साइन पुट करना पड़ता है माइनस साइन, है ना। तो माइनस हमने यहाँ पर क्यों लिखा, तो माइनस साइन का मतलब ये बताता है कि नेगेटिव साइड सिंपली इंप्लाई दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जो टोटल जो क्षेत्र होगा और जो आपका द्विध्रुव होगा, दोनों का जो डायरेक्शन है, यानी उनका जो दिशा है वो विपरीत होगी, यानी वो विपरीत दिशा में होंगे, दोनों के एक दूसरे के ओपोजिट रहेंगे। तो इस पॉइंट क्या रखना है, बस इतना ही। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट याद रख लो, मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन आता बड़ा आता है फेमस क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, है ना, 2020, यानी ये PYQ 2020 का क्वेश्चन है, ऐसा ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना। कितने में क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आया था आपका 5 मार्क्स में। ठीक है, तो कर लेना अच्छे तरीके से, आ सकता है इसमें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपका, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है।
अगर दोनों का डिस्टेंस सेम हो, अगर दोनों में हमने आर आर डिस्टेंस लिया है तो आर डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा होता है, याद रखना कि इसका जो फॉर्मूला था वो 2kp/r³ होता है अगर डायपोल का लेंथ बहुत छोटा हो, आर बहुत बड़ा हो। और इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आता है, वो आया था अभी kp/r³, तो इसको लिख लोगे आप kp/r³। ठीक, तो देखोगे यहाँ पर जो टर्म कैंसल आउट होगा वो केपी से केपी को काट देगा, r³ में r³ को मारेगा, तो बच जाएगा ऊपर में 2, नीचे बच जाएगा 1, तो आंसर आएगा 2/1। यानी बोल सकते हो कि, या ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट होता है वो 2 गुना होता है किसका, इक्वेटोरियल पॉइंट का, इकी का, है ना। तो ये वाला पॉइंट रिजल्ट आप याद रखना, ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात समझ आ गया। तो ये होता हमारा पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा डायपोल से। अगला जो क्वेश्चन आता है इसको बोलते हैं टॉर्क, है ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको बोलते हैं आघूर्ण, है ना। यानी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल यानी एक द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, है ना, इसको बोलते हैं टॉर्क। तो क्या किया हमने, यहाँ पे बनाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हमने बनाया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ऐसे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ई, और एक डायपोल को हमने ऐसे रख दिया, ये चार्ज माइनस है, ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, तो ऊपर कितने का, ऊपर एक चार्ज पर आगे फोर्स लगेगा क्यू ई का, है ना। तो इस पर जो फोर्स लगा वो क्यू ई आगे है, इस पर जो फोर्स लगा क्यू ई वो पीछे है। अब देखो कि दोनों डायरेक्शन का जो दोनों दैट मीन कि दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ऊपर भी क्यू ई, दोनों का भी क्यू ई, है ना। तो दोनों फोर्स का क्या होगा, इसको हम लिखते हैं, अगर ऐसा लिखो तो हम बोलते हैं ये फोर्स, है ना। हम लिखते हैं ओनली फोर्स, लिखते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। तो दोनों फोर्स कितना बराबर है, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू की, दोनों बराबर है ना। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो बोलते हैं व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। जब भी एक डायपोल को यानी जब भी एक द्विध्रुव को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो टोटल लगने वाला बल यानी उस पर जो टोटल फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, जो कि आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है रखना, ये एमसीक्यू में डायरेक्टली आएगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये आपका 3 मार्क्स का प्रूफ में आ सकता है। वैसे इस चैप्टर से जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है, लेकिन अगर 3 मार्क्स का जैकबोर्ड का अगर दिमाग तक खिसक गया, उसने पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लाइन जो मैं लिखा है अंडरलाइन किया, ये एमसीक्यू में आएगा, है ना। और प्रूफ आ सकता है, इसका जो प्रूफ आप पढ़ लेना पूरा। तो बोलते हैं डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम मींस 0, बट दे प्रोड्यूस ए कपल, है ना। कपल मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, विच टेन टू रोटेट द डायपोल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बट उनमें क्या लगता है, उसमें दोनों एक कपल प्रोड्यूस करेंगे, है ना, जिसको एक आघूर्ण प्रोड्यूस करेंगे, है ना। जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक जो डायपोल को जो यानी जो द्विध्रुव को क्या करना चाहते हैं, को घुमाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाना चाहते हैं, है ना। तो ये कपल क्या करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको विद्युत क्षेत्र की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो घुमाना चाहेगा, है ना। इससे एक यानी ये जो टॉर्क लगा, क्योंकि इसको घुमा रहे हैं, तो घुमाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, तो घुमाने के लिए मुझे चाहिए होता है हमेशा टॉर्क। तो इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ऐसा बोलते हैं कि मान लो अगर ये टोटल लेंथ अगर 2L है ना, अगर मान लो अगर मैंने कहा कि अगर ये लेंथ, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर 2L है, ठीक, तो अगर हम डायग्राम को पूरा बनाओ तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेड लाइन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे मार्क्स को हम ड्रॉ करें इस लाइन, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है d, है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसी डिस्टेंस को मैं बोल दिया d। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस d है, तो d कितना होगा, तो देखो ये 2L है, ये 2L है, ये थीटा है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका d इक्वल टू जो डिस्टेंस d है, d इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा, है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लो, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल या तो मैं आपको लिख ही देता हूँ, है ना, आपको कंफ्यूजन होगा बार बार। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस, ये हाइट, तो हाइट d हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, यानी इसका कर्ण क्या है, कर्ण का लेंथ कितना था, यही कर्ण का लेंथ कितना है, ये तो हमारा 2L है, तो हो जाएगा d डिवाइड बाई 2L। दैट मीन्स कि d इक्वल टू क्या आ गया, तो d इक्वल टू बोल सकते हो कि ये 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और फोर्स कितना है, फोर्स हमारा क्या है, वो QE है, तो फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डी होता है d, है ना। तो फोर्स हो गया QE और लेंथ कितना हो गया, वो d का वैल्यू कितनी थी, 2L साइन थीटा, तो टोटल कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा QE 2L साइन थीटा। अब ले रखना कि सिंस, है ना, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास Q भी था, है ना, और हमारे पास 2L भी था, तो Q इंटू 2L क्या बन गया, वो हमारा P बन गया है।
तो इसको मैंने कैलकुलेट हमने पी लिख लिया, तो पी ई साइन थीटा। या ऐसा बोल सकते हो कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यानी ये जो टॉर्क होगा तो टॉर्क इक्वल टू होगा एक तो पी ई साइन थीटा होगा, पहले तो ये फॉर्म याद रखना, डायरेक्टली इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है ना, ये लो फॉर्मूला। एंड दिस इंप्लाइज अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना। ये सारे फॉर्मूले एकदम रट्टा होना चाहिए, रट्टा रहेगा तभी आपको एग्जाम में एमसीक्यू कर पाओगे, नहीं तो एमसीक्यू में चांस होते हैं बहुत ज़्यादा गलत होने के। तो एक टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म लिखते हैं पी क्रॉस ई। तो एक फॉर्म लिखा है, ये फॉर्मूला किस फॉर्म में, ये फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक। अब याद रखना कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मिनिमम कब होता है, टॉर्क जीरो कब होता है। तो रखना कि जब थीटा जीरो हो जाए, है ना, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है उसमें टॉर्क जीरो होता है, इस चीज को लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। आसान नहीं आएगा, जैक बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड पूछते हैं इसे। जब थीटा 180 हो उसमें भी साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है तो टॉर्क भी जीरो होगा, इस चीज को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना कि जब थीटा जीरो होगा इसको बोलते हैं स्थिर, मतलब स्टेबल है ना, स्थिर है, इसे बोलते हैं अस्थिर, है ना। स्टेप मतलब बोलते हैं अस्थाई हो गया या अस्थाई हो गया, अनस्टेबल, ठीक। और टॉर्क मैक्सिमम का होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री। तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा उसमें टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा मैक्सिमम। मतलब इस केस में क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट ऊपर होगा, ऐसे पी, है ना। मतलब माइनस क्यू नीचे हो जाए, प्लस क्यू ऊपर हो जाए। इस केस में एंगल कितना होता है, इस केस में जो एंगल होता है वो हमारा हो जाता है 90 डिग्री, और इस केस में जो टॉर्क लगता है ये टॉर्क होता है मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो सिंपल पीई के इक्वल हो जाता है। तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू में, एक बार आया भी, जैकपुर ने पूछा भी है, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, व्हेन जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, और उसमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, वो पीई के इक्वल हो जाती है। तो ये वाला प्रूफ देख लेना, छोटा सा प्रूफ है ना, अपने वर्ड में इसको चीज़ों को समझ के लिख लो, है ना। समझ देखो, जो मैंने लिखा है तो लिखो, लेकिन समझ के लिखो, है ना, कॉपी मत करना, समझ के लिखो। आपका एक दो सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन समझ के लिखना। अब अगला आता है हमारा अगला टॉपिक जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ये भी कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स के डेफिनेशन में पूछा सकता है ना। मैं पूछा था कि जितना डेफिनेशन है वो आपका 1 मार्क्स में पूछा सकता है, तो 1 मार्क्स पूछा सकता है, या फिर इसका आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो एक तो पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, यानी किसी एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। सो एक एरिया से, यानी एक सरफेस से, एक सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं, गुजरती हैं, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फॉर्मूला होता है फाई ई, है ना, फाई ई बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ई इक्वल होता है ई डॉट डी एस, है ना। मतलब कि एक एरिया से डी एस मतलब होता है एरिया, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई डॉट डी एस, है ना, इंटीग्रेशन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फ्लक्स का फॉर्मूला। अब कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात, यहां तक पूछा जाता है कि द फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया एट राइट एंगल, है ना। मतलब ये होता है कि मान लो हमने अगर ऐसा बना लिया कि मान लो अगर आपका एक सरफेस हो गया ऐसे, है ना, ये हो गया आपका एक सरफेस, ठीक। इसका जो एरिया वेक्टर इधर होगा, है ना, एरिया वेक्टर इधर हमारा आगे हो गया, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रहा है, इधर से आ रहा है और यहाँ से इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होगा, वो भी याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग ई डॉट ए भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई डॉट ए भी लिखते हैं। तो ये जितना फॉर्मूला है सब में रखना, ठीक है। जहां थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक। बात इतना समझ आ गया। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक चीज आपको याद रखो, है ना, ये सरफेस हो गया हमारा। अब एक चीज याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि जो पॉइंट है वो आपका होता है, ये क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि इस स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वाले को हिंदी मीडियम क्वेश्चन इसको सर्च करना, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है हिंदी में, अदिश राशि बोलते हैं या कोई एक को सदिश राशि बोलते हैं, मुझे एक्चुअली नहीं पता। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो याद करने के लिए वो आपको ये रहेगा कि इसका आप पढ़ेना यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है, तो ये दोनों यूनिट आपको याद होने चाहिए, ठीक। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 होता है।
चाहे तो आप डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब भी आपको यूनिट निकालना हो तो आप चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे फॉर्मूला से? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको यूनिट पता है तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेना मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया होता है, एरिया को मल्टीप्लाई करना, आपका मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या था? वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट था मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो नीचे का एक मीटर ऊपर के एक मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी आ जाएगा, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है। और डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखना, जैक बोर्ड में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? सब कुछ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। बात समझिएगा यहाँ तक? अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो बोलते हैं गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमेशा एक साल क्वेश्चन आता है और एक डेरिवेशन आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब जो इसमें पूछा जाएगा डेरिवेशन में आप बात करते हैं, यहाँ पर टोटल आपको 3 डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। 3 में से एक डेरिवेशन है जो आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गॉस थ्योरम है क्या, है ना, गॉस थ्योरम होता क्या था, है ना, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है। तो बात करते हैं व्हाट इज गॉस थ्योरम, तो कहता था टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस। कह रहा है किसी अगर एक क्लोज सरफेस होगा, है ना, क्लोज सरफेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कभी क्यूब हो गया, एक गोला स्फीयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, एक कोन हो गया, ऐसा, है ना, मतलब कि वो एक 3D शेप होना चाहिए, मतलब एक पूरा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, है ना, क्लोज सरफेस मतलब एक 3D मतलब एक ना गोला सरफेस, आपका रूम हो गया, ऐसा पूरा क्लोज होना चाहिए, है ना। So the total flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface and that surface is called Gaussian surface, है ना। अब देखो यहाँ नाम भी लिखा है Gaussian surface का, मैंने यहाँ भी लिख भी दिया है, इसको हम लोग Gaussian surface बोलते हैं। जब भी ऐसा सरफेस बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आता है, ये एमसीक्यू में आएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से लिखना ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए है। तो कहता है कि टोटल लेंथ, है ना, तो मतलब होता है जैसे मान लो कि हमने कहा कि मान लो अगर एक सरफेस हो गया, है ना, ये कहता है क्लोज सरफेस है, मतलब ये 3D है ना, मतलब 2D नहीं 3D है ना। और इसके अंदर मान लो अगर एक चार्ज रख दिया ऐसे, मान लो एक चार्ज रख दिया Q1, एक चार्ज रखा Q2, और मान लो एक चार्ज रखा बाहर में रखा Q3, ठीक, और अंदर में क्या लिखते हैं, मान लो एक चार्ज लिख लिया, एक और चार्ज है वो जो कि -Q4 है ना, -Q4। तो कहता है इसमें जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, यानी देखो चार्ज से क्या निकलती है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कितनी विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं निकलती हैं, है ना, उसको क्रॉस करती हैं, यानी इससे गुजरती हैं, इसी को क्या बोला था, इसी चीज़ को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। बात समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो कहता है कि ये क्या होगा, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस लिखा था, है ना। तो ई डॉट डी एस होगा वो इक्वल टू क्या होगा, वो इक्वल टू होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट, यानी इतना टाइम्स मतलब इतना गुना इनटू चार्ज इनक्लोज्ड, है ना। यहाँ लिखा है, एक वर्ड लिखा है चार्ज इनक्लोज का क्या मतलब, चार्ज इनक्लोज का मतलब है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किया, वो क्लोज सरफेस। जैसे अगर इस पर्टिकुलर के मैं कहूँ तो इस पर्टिकुलर के जो फ्लक्स होगा फॉर्मूला, है ना, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई होगा, अगर यहाँ पूछा जाए तो क्या होना चाहिए, तो देखो इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर कितने चार्ज है, तो देखोगे इस सरफेस के अंदर Q1 चार्ज है तो Q लिखना पड़ेगा, Q2 भी अंदर तो Q2 लिखना पड़ेगा, Q3 नहीं लिखेंगे क्योंकि Q3 तो बाहर है, उसे नहीं लिखेंगे, और क्या लिखना पड़ेगा, Q4 अंदर है, लेकिन जो Q4 अंदर वो कैसा चार्ज है, वो माइनस चार्ज है, तो लिखना पड़ेगा -Q4 एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज का मतलब होता है कितना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज है, और जो भी चार्ज लिखोगे सभी चार्ज को भी तो साइन लिखना, मतलब उसका प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम। अब कुछ पॉइंट है, इसको बात याद रखना कि गॉस थ्योरम के ये सारा जो पॉइंट लिखा है, जैसा सारा का सारा पॉइंट आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या होता है सबसे पहला, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गॉसियन सरफेस, है ना, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉसियन सरफेस के, और से कुछ है ना, कि कुछ इसके गुण है, किसी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है गॉस लॉ के। तो लिखना कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, है ना, कि उसका शेप कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपने जो यहाँ पर देखा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को देखो आपको कभी भी आप नहीं बोल पाओगे कि जो सरफेस हमने इंक्लोज किया वो सरफेस कैसा है ना, इससे मतलब नहीं होता, वो स्फीयर है कि वो सर्कल है, मतलब वो स्फीयर है कि आपका वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है, बस उस चार्ज से मतलब होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना पहला पॉइंट होगा, है ना, कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, मतलब वो सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितने हैं,
तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, कि उसके अंदर चार्ज कितना है। इंडिपेंडेंट होता है शेप से, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे। अब ना गॉसियन सरफेस फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट, मतलब ये चार्ज कहाँ रखा है इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, बस सरफेस के अंदर होना चाहिए, उस क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए, लेकिन अंदर में कहाँ पर है इस पर डिपेंड कभी भी नहीं करेगा। और एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, तो ये 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपको लिखता हूं पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 इज द इंपॉर्टेंट फॉर सीवीटी, लिख लो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और जो दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड स्टेट बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो हम यहाँ ई लिख रहे हैं ना, हम जो लिखते हैं ई डॉट डी एस, तो ये ई डॉट डी एस किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताओ, है ना। क्यू इंक्लोज तो मुझे पता चल गया कि जो क्यू इंक्लोज लिखते हैं वो किसका होता है, वो चार्ज जो सरफेस के अंदर है उसके चलते, ये एक्स से चलता होता है, तो ये ई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, एक चार्ज बनाता है, तो कौन सा चार्ज बनाता है, अंदर वाला बाहर वाला या दोनों, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ये दोनों के कारण होता है, यानी दोनों चार्ज के बराबर होता है, दोनों चार्ज के कारण होता है। दैट मीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी गॉसियन सरफेस के, वो ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, जो अंदर और बाहर वाला दोनों बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले का नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वाले का होगा, लेकिन जो चार्ज लिखते हैं क्यू इनक्लोज वो सिर्फ अंदर वाले का होगा। तो इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गया। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन, है ना, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो पहला जो एप्लीकेशन है जो 5 मार्क्स पूछा जाता है तो ये आता है। तो 5 मार्क्स में पहले पूछेगा व्हाट इज गॉसियन थॉर्म, गॉसियस लॉ, गॉस लॉ वो पूरा गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ का आप कहाँ तक बताना देखा जाता हूँ, जब भी गॉस लॉ से पूछा जाए तो गॉस लॉ में आप सिर्फ यहाँ तक बताओगे, है ना। कहाँ तक बताओगे, जब भी पूछेंगे गॉस लॉ तो गॉस लॉ बस यहाँ तक ही है ना, इतना पॉइंट, ये इतना ही पॉइंट आप लिखने वाले गॉस लॉ के, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। जहां तक मैंने सर्कल किया, जहां तक मैंने इसका लक्ष्मण रेखा खींच के रखा है, बस उस लक्ष्मण रेखा तक के बाहर मत जाना, अंदर ही रहना, इतना ही लिखना होता है गॉसियस लॉ में, है ना, जो मैंने बनाया ग्रीन कलर से। अब आता है क्या, अब आता है इसकी हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करना ड्यू टू ए सॉलिड, नॉट सॉलिड, ड्यू टू ए हॉलो कनेक्टिंग स्फेरिकल सेल, है ना, हॉलो कनेक्टिंग स्फीयर और सेल। मतलब होता है कि हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल गिवन है। कैसा स्फेरिकल सेल गिवन है, तो मान लो हमें ये एक स्फेरिकल सेल गिवन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको लिखना 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जैक बोर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स कितने के लिए, 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं बहुत सालों से, है ना, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, कहाँ फाइंड आउट करनी है, तो पहला लिखता है कि फाइंड द आउटसाइड द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लेना है जो इस सरफेस के बाहर हो। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट हम चूज करते हैं पी पॉइंट, है ना, एक हम पी पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पर, एक हमने पी पॉइंट चूज किया और यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया बना लिया डी एस, है ना। इस डी एस देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो जहां पर हमें निकाला वहां पर लगे क्या करते हैं, उसको सोचते हुए, उसको करते हुए एक हम गॉसियन सरफेस बना लेंगे। हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, तो एक डॉट डॉट कलर से बना लेना, है ना। जो मैंने बनाया है येलो कलर का, वो तो आपका एक स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज है, जिसपे चार्ज कितना है, जिसपे चार्ज क्यू चार्ज रखा हुआ है। और पी पॉइंट पर हमें इस गोले से बाहर चले जाओ पी पॉइंट मिलेगा। इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो उस पॉइंट को पे रखते हुए एक क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे। एंड दैट्स गॉसियन सरफेस इज ए इमेजिनरी सरफेस होता है ना, ये भी रियल नहीं होता है, ये भी क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी, याद रखना। ये भी क्या सरफेस होता है, ये भी होता है इमेजिनरी, सर कोई रियल होता नहीं, हम अपने मन से बना रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं इमेजिनरी बोलते हैं, मतलब ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। कैसा है, ये काल्पनिक सतह है, ठीक। अब इसका एरिया वेक्टर का इधर ही होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, ठीक। तो फॉर्मुला था यूजिंग गॉस में पढ़ा है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज डिवाइड बाई एक्स नॉट। अब देखो कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है डॉटेड लाइन से, इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हो गया। तो बोलो सर ये पूरा का पूरा चार्ज तो अंदर ही आ गया, ये जो पूरा जो येलो कलर से बनाया था स्फेरिकल सेल, ये तो पूरा इसके अंदर ही आ गया। और इस पूरे सेल के अंदर चार्ज कितना था, इस पूरे स्फेरिकल सेल के अंदर जो चार्ज था वो क्यू था, तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एट एवरी पॉइंट, देखो हर पॉइंट पर क्या होगा ना, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया होगा दोनों एक दूसरे के रहेगा पैरेलल, है ना, ये दोनों क्या रहेगा, दूसरे के रहेगा पैरेलल। तो बोलते हैं एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हो जाएगा ई डी एस। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गया। तो देखो अब यहाँ पे ई डॉट डी एस क्यों लिखा है, क्योंकि जो कॉस थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए क्या बन जाएगी, और बन जाएगा ओनली ई डी एस, है ना। अब एक बात रखना है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जो हमने बनाया है डॉटेड सरफेस, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर जगह यूनिफॉर्म होगा, है ना।
यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि देखो क्या है ना, ये सभी एक इक्वल डिस्टेंस, यानी देखोगे तो ये सभी के ये सारे पॉइंट ये आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर ये भी होगा, आर डिस्टेंस अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये भी डिस्टेंस आर ही होगा। तो सब डिस्टेंस कितना है? सब डिस्टेंस आर है, इसलिए, है ना, सब डिस्टेंस आर है, इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे? तो हमने जो लिखा ना ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस का बताओ पूरा सरफेस कितना होगा, ये एरिया कितना होगा? तो ये हमारा स्फीयर है, एक हमारा गोला है, और गोले होता है, गोले का सतह कितना होता है, यानी उसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होता है? तो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमने रेडियस लिया था वो स्मॉल आर था। कैपिटल आर क्या था? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। बात क्या रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो चार्ज इंक्लोज कितना हो गया था, तो मैंने कहा था कि ये पूरा पूरा चार्ज कहाँ था? ये पूरा जो क्यू चार्ज था वो तो इस गोले के अंदर ही था, है ना, इस ये जो हमारा स्फीयर था इसके ऊपर था। और हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया, ये क्या हुआ? गॉसियन सरफेस के अंदर में ही तो ये पूरा का पूरा चार्ज आ गया। तो हमने क्या लिखेंगे? चार्ज इंक्लोज की जगह क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जो हमको पता भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और के क्यू फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहाँ पर हो गया? आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट का। अब हमें कहाँ फाइंड करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं फॉर ए पॉइंट एट ऑन द सरफेस आर इक्वल टू आर। जब हम कहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस सरफेस, इस गोले के सतह पे फाइंड करना चाहते हैं, जस्ट इसके ऊपर कितना होगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं, जहां पर स्मॉल आर लिखा है वहां क्या पुट कर दो, वहां पर कैपिटल आर पुट कर दो, कितना होगा? तो ऑन द सरफेस पे जो फॉर्मूला आएगा, सरफेस पे जो फॉर्मूला आएगा वो कितना होगा? ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर स्क्वायर क्या है? कैपिटल जो आर लिखा है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जो हमने पहला गोला लिया था, है ना, याद रखना। स्मॉल आर है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, जिसको हमने गोला बना रखा है, गॉसियन सरफेस बना रखा ना, उसका वो रेडियस स्मॉल आर है। बात थर्ड पॉइंट बात करते हैं फ्रॉम फोर इनसाइड पॉइंट। अब पहले बताओ थर्ड पॉइंट का हम इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं कि इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट था आउटसाइड का बात कर लिया, हो गया, और एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस भी बात कर लिया, कितना हो गया। अब बात करते हैं इनसाइड पॉइंट, यानी अंदर में अगर हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया तो बताओ कितना होगा। तो अंदर में क्या करते हैं हम? एक काम करते हैं यहाँ पर, है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट चूज करते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट चूज करते हैं मान लो, है ना, एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट, और इसको मानते हुए एक गोला बनाते हैं अंदर, अब है ना, इसको मानते हुए एक अंदर गोला बनाते हैं, ठीक। और जिसका रेडियस मान लो, अगर हमने फिर से लिया, मान लो इसका रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है, ठीक है, तो ये किस लिए बना रहा है हमने? ये जो हमने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम लोग आर एस टी, का नाम लिखते हैं एस, लिख लेते हैं ना, एस, ठीक है, एस। तो जो एस पॉइंट बना रहे हैं, इस पॉइंट पे हमने बनाया गॉसियन सरफेस, है ना, ये भी क्या, ये भी गॉसियन सरफेस है। अब देखो कि इसके अंदर चार्ज कितना है, तो देखोगे ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है मैंने, पिंक कलर का ना, पिंक गुलाबी कलर का, इस पिंक कलर के अंदर कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ था? सारा का जो सारा चार्ज था वो तो इस सरफेस के ऊपर था, इस बाहर में था, तो अंदर में तो कोई चार्ज बचा नहीं। तो अंदर में चार्ज इंक्लोज कितना हो गया? तो अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो बोल सकते हैं सिंस द चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर और सेल इज जीरो, है ना। अंदर में चार्ज कितना हो गया? अंदर में चार्ज जीरो हो गया, तो क्यों चार्ज कितना? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे? ये चार्ज, ये वैल्यू जीरो हो गई, ये जीरो गया तो ये पूरा पूरा वैल्यू जीरो बन गया। इसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी चार्ज कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर? तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ही पूछा जाता है ना, कि इनसाइड पॉइंट कितना होता है, इनसाइड ए कनेक्टिंग स्फीयर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रूफ है जो आपका 5 मार्क्स में आता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड के लिए प्रूफ करोगे, सरफेस प्रूफ करोगे, और फिर इनसाइड के लिए बात करोगे ना। तो ये हो गया हमारा इनसाइड वाला पॉइंट। अब आता है ग्राफ, आता है ग्राफ आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये मेनली अगर पूछा जाए तो मतलब कि नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ये नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नॉट जैक बोर्ड। जेट के लिए नहीं, नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसे ग्राफ पूछा जाता है तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो हम ग्राफ बनाते हैं कि अंदर में, है ना, जब रेडियस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और सरफेस के बाहर जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो ग्राफ किसके बीच में? ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। कहां से? सेंटर से। तो सेंटर से आप जब तक सरफेस तक नहीं जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? जीरो रहती है। सरफेस पे हो जाता है मैक्सिमम, है ना, और सरफेस पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? वो इक्वल टू फॉर्मूला होता है, वो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से घटना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्राफ नहीं आएगा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जैक बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं रहा।
तो मैं कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के जैक बोर्ड के 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, इसको लिख लेना अच्छे तरीके से, नहीं आया 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया है इसलिए। ठीक है, अगला आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट, है ना। ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, 2024 जैक बोर्ड में पीवाईक्यू का क्वेश्चन ये आ चुका है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट ईयर आ चुका है। अगर आपके पास पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कहता है एक इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट सीट के चारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लो आपके सामने एक पेज है ना, तो बोलो एक पेज ले लो, पेज के आगे पेज के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और मान लो कि जो पेज है आपका, आपने समझ लो आपने एक पेज लिया है, उस पेज पर कितना, उस पेज पर पूरा चार्ज बना हुआ है ना। उस पेज पे क्या रखा, उस पेज पर पूरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कि लोग कहते हैं लेट ए प्लेन सीट, है ना, ए प्लेन सीट लेते हैं जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। सिग्मा क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डिवाइड बाई एरिया। चार्ज डिवाइड बाई एरिया को मैंने क्या बोला था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला था, वो है ना। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द क्लोज सरफेस। हमें एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस हैविंग एरिया एस, है ना। एक हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया, ये चार्ज है ना, ये जो मेरा रेड कलर से हम इतना ही चार्ज लेते हैं, है ना। इसको हम इंक्लोज करना है, तो इसको इंक्लोज कैसे करेंगे, तो इसको इंक्लोज करके क्या बनाते हैं, हम एक बनाते हैं सिलेंडर बना लेंगे ना। तो सिलेंडर कैसे बनाएंगे, देखो, तो हमने एक आगे बना लिया सिलेंडर से टाइप से, इसको लेते हुए आगे बनाया सिलेंडर ऐसा बना दिया, और इसको एक साइड से इंक्लोज हो गया। पीछे से भी करते हैं ना, ये पॉइंट कहाँ बनाओ, ये पेज के उस साइड बना, दूसरी साइड, तो पीछे साइड भी बना देंगे सिलेंडर। ठीक, तो ये भी क्या, ये जो बीच का चार्ज क्यू था वो इसके इस सिलेंडर के अंदर आ गया, चार्ज इंक्लोज हो गया। हमारा काम क्या था, गॉसियन सरफेस में गॉस लॉ का जब यूज करना है तो याद रखना हमें ये काम था कि चार्ज को इंक्लोज करना है किसी 3D सरफेस के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने इस रेड वाले चार्ज को क्या किया, हमने इंक्लोज कर दिया किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर इंक्लोज कर दिया। ठीक, अब ये चार्ज कितना होगा, ये जो मैं रेड कलर का बनाया ये चार्ज है कितना, तो ये जो रेड कलर जो चार्ज है, इस चार्ज की कितनी होगी, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा इंटू एस होगी, है ना। क्योंकि सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को जब आप जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एस। ठीक है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या देखो यार, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एरिया, लिखा था चार्ज डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना हमने यहाँ पर, एरिया हमने एस माना है, तो एरिया एस हो गया। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो लिखा कि चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा, सिग्मा एस हो गया। नाउ सिंस प्लेन सीट हैव 2 सरफेसेस, है ना, देखो इसके 2 सरफेस है। कौन कौन सा, देखो एक सरफेस दो देखो एक सिलेंडर के दो टोटल बात करते हैं 3 सरफेस होते हैं। एक तो ये हुआ फ्लैट सरफेस, ये वाला होगा सरफेस आगे में होगा, एक सरफेस पीछे भी होगा, और एक सरफेस कौन सा होता है, एक सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं इसका कर्व सरफेस, कर्व होगा पार्ट, है ना, जो पार्ट सर्कल होता है ऊपर में, कर्व पार्ट, वो भी एक एरिया होता है। तो अगर हम गॉस यूज करें तो गॉस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो देखो गॉस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि एक सरफेस पीछे एक सरफेस आगे, हम सिर्फ दो सरफेस की बात कर रहे हैं, एक सरफेस पीछे एक सरफेस आगे। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, हम बात करते हैं जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम लिखते हैं जो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये एरिया कौन सा हो गया, तो ये एरिया हो गया हमारा राइट साइड का एरिया, ये कौन सा हो गया हमारा लेफ्ट साइड का एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो एक राइट साइड के कारण आएगा, और एक कहाँ से आएगा, एक आएगा लेफ्ट साइड के कारण। ठीक है, राइट साइड में एरिया कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, और ये जो एरिया बनाया ये एरिया कितना है, इसको हमने डीएस लिखा, पहले मान लो छोटा एरिया डीएस लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस प्लस राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर एक प्लस चार्ज ऐसा बनाया तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी होगा, ऐसे इसलिए बनाया हमने ना, इसलिए हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आगे पीछे दोनों बनाया है। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज से क्या होता है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है तो आगे भी निकलेगा पीछे भी निकलेगा, ऐसा इसलिए। ठीक, अब डीएस कितना होगा एरिया, है ना, तो इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इंक्लोज कितना था, तो चार्ज इंक्लोज जो हमारा आया था, जो हमने कैलकुलेट किया था वो सिग्मा एस था, तो हमने यहाँ पर सिग्मा एस लिख लिया, चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एरिया कितना होगा ना, तो ये दोनों तो वैल्यू इक्वल है, तो हमें क्या 2 टाइम्स, दोनों तो वैल्यू बराबर है, तो आर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर वैल्यू है, तो 2 टाइम्स लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, है ना, सिग्मा एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। अच्छा, अब ये एरिया कितना है देखो, अब बताना। अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर एरिया कितना है, तो देखो जितना एरिया ये रेड वाले का एरिया कितना था, डीएस एरिया लिया था, तो ये ब्लू वाले का एरिया कितना है, ब्लू वाले का एरिया भी सेम है, एसी तो है, सेम ही तो एरिया है, तो है ना। एक सर्कल में काटोगे, एक सिलेंडर को काटोगे, तो जब सिलेंडर को आप काटते हो तो कैसे निकलता है, ये सबका सम एक ही बराबर होता है ना। तो इसका भी एरिया कितना होगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो भी एस के इक्वल होगी। तो क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि 2e, और ये इंटीग्रेशन करने पर जो टोटल एरिया आएगा कितना एस आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एस से एस को मार दिया तो कितना आ जाएगा
टू इक्वल टू होगा टू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये इसका प्रूफ हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, मतलब ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता है। इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, से बोलते हैं एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रूफ था लास्ट ईयर, आई थिंक 5 मार्क्स में आ चुका है 2024 में, एक बार चाहे तो आप इसको देख सकते हो, है ना। तो ये प्रूफ था इसका, छोटा सा प्रूफ। और अब आता है हमारा लास्ट प्रूफ, जो इस बार लास्ट ईयर तो नहीं आया था, हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली लॉन्ग इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब आपके पास एक लाइन है, एक लाइन बना लो, है ना, उस लाइन का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, उस पर चार्ज कितना रखा है, उस पर चार्ज पे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, इनफाइनाइट चार्ज, लेंथ इनफाइनाइट तो चार्ज भी इनफाइनाइट, मतलब अनंत चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पर बना लिया, है ना, हमने बना लिया एक अनंत है ना, ये एक बना लिया लाइन, एक लाइन बना लिया जिसपे चार्ज कितना है, प्लस 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 चार्ज कितना है, बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज रखे। मतलब ये कि वैसा बात समझ लो कि इसके ये लेंथ ऊपर भी जा रहा है, आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, नीचे भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ऐसे बात समझ आ गया। हमें क्या करना है कि इससे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है, कहाँ पर, इससे आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें जब भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक उस चार्ज को इंक्लोज करेंगे। तो हम कौन से वाले चार्ज को इंक्लोज करना है, तो हमने कहा कि इस वाले चार्ज को मुझे इंक्लोज करना है, क्योंकि हमें गॉस सरफेस लगाना तो क्या करना पड़ेगा, गॉस सरफेस लगाना तो मुझे चार्ज को इंक्लोज करना पड़ेगा। अब ये भी याद रखो, चार्ज कितना है, इन्फानाइट करना है, चार्ज तो इन्फानाइट है। तो हम एक काम करते हैं, है ना, हम एक काम करते हैं कि चार्ज तो इन्फानाइट हो गया, चलो बात समझ आ गया, है ना। एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इतना पार्ट, है ना, और इसको हम इंक्लोज कर लेते हैं। किसे इंक्लोज करोगे, तो जस्ट लाइक सोचो ना कि आपका एक पेन होता है, पेन में रिफिल होता है, रिफिल बीच में होता है, ठीक है, और जो पेन का कवर कहाँ होता है उसके साथ चारों ओर होता है। तो समझ लो कुछ ऐसा ही है कि बीच में पेन का रिफिल है और साइड साइड कहते हैं, हमने साइड साइड क्या है, जो हमने बड़ा सेंटर बना के रखा है, वो बड़ा सेंटर क्या है, जो बिग सिलेंडर है वो आप समझो आपका पेन का कवर है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, रिफिल अंदर आ गया, रिफिल अंदर आ गया पेन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये चार्ज अंदर आ गया, इस सरफेस के अंदर चार्ज अंदर आ गया, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर आ गया, तो चार्ज इंक्लोज हो गया। अब लगाना है गॉस लॉ, तो देखते हैं यहाँ पर कितने सरफेस है ना। तो क्या करना, देखो एक तो ये इसका एक ये सरफेस है ना, एक ये सरफेस हो गया सिलेंडर का, ये हो गया हमारा लोअर सरफेस, है ना, तो ये हो गया हमारा लोअर सरफेस हो गया, ठीक। एक सरफेस हमारा ऊपर भी होगा ऐसे फ्लैट सरफेस, ये सरफेस नाम क्या बोल दिया, इस सरफेस हमने बोल दिया अपर सरफेस। देखो जो मैं बाद में लिखता हूँ ना रेड कलर से, इसको चाहे तो आप नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक। और एक सरफेस और भी है ना, एक आपका जो पेन होता है, पेन का ऊपर पार्ट होगा, नीचे पार्ट होगा, और मतलब पेन मत करो, आपका एक समझो वाटर बॉटल का ऊपर भी सरफेस होता है, सर्कल होता है, नीचे भी होता है एक सर्कल होता है, और साइड का सरफेस कैसा होता है, वो एक कर्व होता है ना। तो एक सरफेस ये भी होगा, एक सरफेस आपका इधर होगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं, कर्व पार्ट। तो इसके 3 पार्ट है ना, और ये तीनों पार्ट मिलकर इस चार्ज को इंक्लोज कर रहे हैं, 3 सरफेस मिला के। तो अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो गॉस लॉ फ्रॉम गॉस लॉ हमें पता है कि होता है जो ई डॉट डी एस होता है ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है, वो होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो बोलते हैं लेट ए, अब स्टार्ट करते हैं, लेट ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बी यूनिफॉर्मली चार्ज ना, जिसपे क्या चार्ज क्या है, चार्ज यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह एक समान चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एंड हैव यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, है ना। लैम्डा क्या है, लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई लेंथ है ना। मतलब कि बोल सकते हैं कि लैम्डा क्या है यहाँ पर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, वो हमारा चार्ज क्यू डिवाइड बाई लेंथ है, इसी को बोलते हैं लैम्डा, ठीक। एंड पी इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, है ना। पी इज ए पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो पी इज ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो लेट अस ड्रॉ, है ना, लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ एल को एक्सियल विद द वायर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे जिसका लेंथ कितना होगा, इसका टोटल लेंथ एल होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ होगा वो पूरा लेंथ हमारा एल होगा, ठीक। और ये क्या करेगा, ये को एक्सियल होगा, मतलब इसी जो हमारा चार्ज होगा उसी यही इसका एक्सिस बन जाएगा। इस सिलेंडर का एक्सिस कौन है, जो मिडल ऑफ पॉइंट, ये तो एक्सिस हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम गॉस थ्योरम पता है ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। अब कितने सरफेस है डी एस, यहाँ 3 सरफेस मिलकर इसको बना रहे हैं, तो एक होगा ई डॉट डी एस अपर पार्ट का बनाया है, एक अपर पार्ट में होता है सरफेस जो कैसा होता है, जो सर्कल के टाइप का होता है वो, एक नीचे भी होगा, लोअर सरफेस भी होगा, तो एक अपर हो गया, एक लोअर भी हो गया हमारे पास, और एक कौन होगा हमारे पास होगा, तीसरा सरफेस होगा जो कर्व होगा, और ये तीनों सरफेस क्या करेंगे, चार्ज को इंक्लोज कर रहे हैं। तो लिख लिया,
ठीक। अब थोड़ा देखते हैं ना, अब देखना थोड़ा सा ऊपर अपर सरफेस में। देखो अपर वाले में क्या हो रहा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर जाएगी ऐसे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से बाहर जा रहा होगा आगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आगे जा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है राइट साइड, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट साइड आगे। ठीक, अब देखते हैं एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब सरफेस के हमेशा लंबवत रहता है ना, याद रखना। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा, जिसका डायरेक्शन हमेशा एरिया के लंबवत होता है, यानी एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो अपर सरफेस हमारा ये फ्लैट सरफेस है, इसका एरिया कहाँ वेक्टर का होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर चल जाएगा डीएस, ये ऊपर वाला एरिया हो गया। ठीक है, नीचे आओगे तो नीचे फ्लैट सरफेस है, और सरफेस के हमेशा बाहर, सरफेस के अंदर नहीं, यानी सिलेंडर के अंदर नहीं, सिलेंडर के हमेशा बाहर बनाते एरिया। एरिया वेक्टर जब भी बनाओगे तो एरिया वेक्टर जब भी बनाओगे तो आप हमेशा सरफेस के बाहर बनाना। ठीक है, सरफेस से बाहर, अंदर नहीं। तो सरफेस से बाहर जा रहा है, एरिया वेक्टर नीचे हो गया। ठीक, जब बात करते हैं कर्व सरफेस में, तो कर्व सरफेस में आपको एक बनाना पड़ेगा एरिया, एरिया कहाँ बनेगा, तो सरफेस के हमेशा बाहर, तो डीएस बन गया आगे। अब देखते हैं पहले अपर पार्ट में। अपर पार्ट में देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीएस है उसके बीच का एंगल कितना हो गया, इसके बीच का देखोगे तो एंगल यहाँ पर कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ई इज परपेंडिकुलर टू डीएस हो गया अपर पार्ट में। तो अपर पार्ट का कितना हो जाएगा, फ्लक्स जीरो, क्योंकि ई डॉट डी एस कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 के लिए जीरो। तो जहां भी परपेंडिकुलर होगा वहां पर कितना होता है, फ्लक्स जीरो हो जाता है। ऐसे ही लोअर पार्ट में भी देखोगे तो लोअर पार्ट में भी एंगल कितना बनता है, यहाँ पर डायग्राम देखना, तो लोअर पार्ट में भी जो आपका डायग्राम बन रहा है कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में। तो यहाँ भी क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका भी कितना होगा, टोटल फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन जो बात करते हैं अब जो बचता है हमारे पास, वो बचता है कौन सा पार्ट, अब जो पार्ट बच गया हमारे पास वो बच गया कर्व वाला। अब देखोगे यहाँ पर कर्व पार्ट है ना, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, डीएस एरिया भी वेक्टर आगे, तो दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होती है, इसको बोलते हैं पैरेलल, और जब भी पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर जो थीटा होता है, दिस इंप्लाइज जो थीटा यहाँ पर है दोनों के बीच का, वो कितना है, वो 0 डिग्री है। आपको पता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी 1 हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, ओनली बन जाएगा ई डी एस, ई डी एस इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो यहां पर होगा, जो ई डी एस है ना, डी एस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आते हैं, अब बताओ कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुन लो, किसी भी सिलेंडर का, है ना, किसी भी सिलेंडर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, वो 2 पाई आर एल होता है। मतलब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना वो होता है, वो आपका 2 पाई आर एल होता है, पता होना चाहिए ना, याद रख लो 2 पाई आर इंटू एल। तो ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या जाएगा, चार इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी मैंने कहा था ना यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या था, क्यू डिवाइड बाई लेंथ, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो जो टोटल चार्ज इंक्लोज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। क्या करना, जहां पर क्यू लिखा था वहां पर लैम्डा एल पुट कर दो, लैम्डा एल पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहां से एल से एल का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। ये प्रूफ जो आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, 2 के लैम्डा भी यहाँ लिखते हैं, जहां पर की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। तो ये पूरा प्रूफ है जो मैंने आपको बताया यहां पर, है ना, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है ना। किसी पॉइंट पर डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये प्रूफ नहीं आया है, तो इस प्रूफ को भी आप चाहो तो 5 मार्क्स के लिए पढ़ लेना ना। तो 5 मार्क्स के लिए एक और डेरिवेशन इस चैप्टर से ये होता है। तो मुश्किल से 2-3 डेरिवेशन है जो आपको पूछा जाता है ना। तो और मैंने कौन कौन से डेरिवेशन पूछा जाता है वो मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके बाद चेक करना हमारा प्लेलिस्ट, वहां से आपको मिल जाएगा। कौन सा प्लेलिस्ट आपको बताते हैं। तो ये इसको आप पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, तो लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन कौन से पढ़ना है वो बता दिया। तो आपको कहाँ पढ़ना है, आपको जाना है, आपको हमारा एक प्लेलिस्ट सर्च करना पड़ेगा, जाकर देखना जैक बोर्ड 2025, तो लिखा रहेगा जैक 2025 एक प्लेलिस्ट है, इसको सर्च करो। इस पर आपको मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, सारे वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो मुझे लिंक मत मांगना, बस जाके ये वाला एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, है ना। तो ये वाला एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाके इस वाले प्लेलिस्ट को चेक करना। यहाँ पर आपको सब का सब क्या मिल जाएगा, सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे इस साल के लिए जैक बोर्ड के लिए। चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, सब कुछ मिलेगा। आई थिंक कंप्यूटर का एक अलग प्लेलिस्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर सारा वीडियो एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और क्या करना है, आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो कब आता है, नहीं होता, लाइव टेस्ट कब होता नहीं है तो करना है। और
चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, है ना। इन भाई साहब का नाम है टॉनी भाई साहब। टॉनी भाई साहब बात सुनो, उन्होंने कहा है कि टेलीग्राम का लिंक लिया हुआ है सबका, हर चीज़ का लिंक दिया हुआ है, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लेना, है ना, फॉलो कर लेना फिन फ्यूचर के, कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना, जो भी पीडीएफ होगा आपको हम यहाँ पर धीरे धीरे हम प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पर? www.jharedu.in पर, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ, आपको यहाँ से सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात रखना कि हम यहाँ कोई मैया योजना, छैया योजना नहीं चलती है। जो यहाँ पर चलता है वो आपका चलता है सिर्फ पढ़ाई, है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई होता है। पढ़ाई करोगे, अच्छे बनोगे, तो आपको कोई स्कीम, कोई भी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अच्छे जॉब मिलेंगे, आपको बड़े बड़े स्कॉलरशिप मिलेंगे, जहाँ पर आपको एक नहीं लाख रुपये मिलते हैं मंथली, है ना, ऐसे स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो हमें उसको हमें ध्यान रखना है, नॉट कि अभी 1,000-500 रुपये पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या काम है? आपका काम है अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सको, एक अच्छा करियर बनाओ। ताकि अगर आप अच्छा करियर बनाओगे तो इससे आपके फैमिली का भी भला होगा। आपका फैमिली भी आप पे बहुत डिपेंडेंट है, आप बहुत ट्रस्ट करती है। तो आपका ही काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई कैसे करोगे वो हम करा रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ फ्री है। लिखने का नाम है झारखंड एजुकेशन इज फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बता दो, है ना, कहाँ कहाँ से। ठीक है, जो तक अभी जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और ये पहुंचाने का काम किस पर होगा? ये सारा जिम्मेदारी वो आप पर है जी ना। ये सारी जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप चीज़ों को कैसे बताओगे लोगों तक, ये आपका काम है, कैसे बताना इस चैनल के बारे में। बाकी तो सब कुछ हम यहाँ अपलोड कर ही रहे हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हो सिर्फ, है ना, कर लेना। बाकी मेन जब भी आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, फिर लोग मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको थैंक यू।